अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 केमिस्ट्री मॉडल पेपर जो अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आया था उसका जो है सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है, सेक्शन ए होता है, वो तो आपको पता है कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो वो आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एमसीक्यूज़ नहीं था तो मैंने उसका सोल्यूशन अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या है, सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने क्या सारे क्वेश्चन के जो है आंसर यहाँ पे अपलोड का यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको मैं बारी बारी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहला, व्हाट आर आइसोटोप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या आइसोटोप की और क्या डेफिनेशन होती है, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने एग्जाम्पल में ही दिया हुआ था कि उसमें क्या है, कार्बन C14 और क्लोरीन 37 में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता कैसे करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो C14 है, वो जो 14 यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो है यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, 6, यानी 14 माइनस 6 कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हुए C14 में, 8। ठीक है, इसी है ना क्लोरीन 37, और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता करने, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इसी तरीके से होंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें 37 उसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, और माइनस 17, तो कितना हो गया, 37 माइनस 17 20 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ एन एलॉय, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड वन यूज़ ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें क्या है, एलॉय एलॉय का बोला है, एलॉय क्या है, ब्रांस और ब्रॉन्ज का क्या है, कंपोजिशन बताएं एक यूज़ के साथ। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल, यानी जब क्या दो नॉन मेटल या मेटल्स आपस में मिले तो वो क्या है, एलॉय बनाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास, यानी ब्रास किसका कंपोजिशन होता है, ब्रास इज यूज इन कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज इज यूज इन द कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी जिसको SB इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मिस हैं तो वो न्यूमेरिकल हैं, उसको भी मैं क्या है नीचे दूसरी वीडियो में क्या है डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ऐसे आ नहीं सकते, तो वो क्या है, उसके लिए क्या है, मैं अलग से वीडियो या इसके साथ एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि कि आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाए, क्योंकि दो न्यूमेरिकल्स हैं सेक्शन बी में और एक क्या है, बैलेंसिंग द इक्वेशन थी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहली क्या है, नाइट्रोजन, दूसरी मैग्नीशियम, तीसरी क्लोरीन। ठीक है, पहले नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे कितने, 7। तो यहाँ पे कितने आएंगे, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी कौन सी, यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे के एल एम शेल इस्तेमाल होगा, के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में कितने होते हैं, 8 की जगह होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है, फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के शेल में 2, एल शेल में 8, और एम शेल में कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम क्या क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इंडिकेट वन यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूले, सिलिक लाइम, लाइम सोडा, सोडा ऐश, यानी कि आपको ये नाम दिए हैं, इसको आपको क्या है, इसका केमिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, और इसका क्या यूज़ बताना है। सिलिक लैम्प किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन सेवरेज ट्रीटमेंट, यानी जो गटर लाइन्स या पाइप वगैरह को सही करने में। ठीक है, पार्ट बी कौन सा है, यहाँ पे लाइमस्टोन कहाँ यूज़ होता है, यानी उसका क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये किधर यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सी कौन सा है, सोडा ऐश इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो Na2CO3 ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, दिस लॉ स्टेट दैट it states that the amount of any substance that is deposited or liberated at any electrode during
इलेक्ट्रोलिसिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस वो होता है जिसमें क्या है, वाटर को डिकम्पोज यानी वाटर जो है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स में क्या है, यानी जो है जब वाटर का बॉन्ड जब ब्रेक होता है H2H का और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो वो क्या कैथोड एनोड पे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो है चला जाता है। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी यहाँ पे जो म्यू का साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A इंटू टी, यानी A यहाँ पे क्या है, करंट है, और टाइम T यहाँ पे क्या टाइम है। और कैसे लिख सकते हैं, W इज टू ZAT। ठीक है, यानी W यहाँ पे क्या है, यानी इसे वेट समझ लीजिए, इक्वल टू Z यहाँ पे क्या है, इसको क्या है केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी Z इज टू इसका कांस्टेंट होता है। A यहाँ पे करंट इन एम्पियर है, T यहाँ पे क्या टाइम इन सेकंड्स है। ठीक है, अब हम आते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड लिबरेटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट मासेज। यानी क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ क्या है इसके अंदर से सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतना ही क्या है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके क्या है वही उतना अमाउंट क्या है अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट भी होगा। यानी जितना निकलेगा उतना क्या है वो अपने इलेक्ट्रोड्स पे अपने जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या जाएगा भी उतने अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब इट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यानी इसके अंदर पूछा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन, अच्छा इसके अंदर क्या दो रिएक्शन होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन होते हैं और रिडक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑक्सीजन होती है, और हाइड्रोजन को क्या है रिमूव किया जाता है फ्रॉम अ केमिकल। इसकी आप जैसे आप एग्जांपल ले लें C+O, तो यहाँ पे क्या बनेगा CO, यानी अगर आप C+O2 टू कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है C8H18 +5 +25 O2 टू 16 CO2 +18 H2, यानी कम्बशन ऑफ ऑक्टेन। यानी ऑक्टेन क्या है, C6H18 होती है, यानी फिर ऑक्टेन यानी बर्निंग यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर इसकी एक और एग्जांपल है। फिर इसमें हम क्या एक और क्या, अब हम रिडक्शन की एग्जांपल है। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन में इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस। रिडक्शन में उल्टा होता है, रिडक्शन में क्या हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन क्या है रिमूव होती है। ठीक है, इसमें क्या है इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्या है, CaO + C = CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन मैंने अब आपको उस टाइप से भी करके बता दिया कि ऑक्सीडेशन कहाँ होती है और रिडक्शन कहाँ होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपकी क्या इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से क्या लूज़ होते हैं। यानी यहाँ पे कॉपर का था ये फ्री आयन था, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ की तो ये क्या कॉपर पॉजिटिव आयन बन गया। यहाँ पे क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। ठीक है, नीचे अब यहाँ पे क्या सल्फर ने क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया S-2, इसकी क्या वैलेंसी -2 थी। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब हम क्या है इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, और क्या है आयोनिक कंपाउंड्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर। यानी क्या है, जो किसी भी आयोनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या अपने आयन में क्या सेपरेट हो जाते हैं। मैंने एक और एक्स्ट्रा लिख दिया 4B, सॉल्यूशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर मेल्टेड, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सॉलिड मटेरियल डू नॉट। यानी जो बाकी जो बोलते हैं सॉलिड को हटा के जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिवाय सॉलिड के। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्या जस्टिफाई मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, और पार्ट 2 क्या गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली। इसके अंदर आपको रीज़न देना है कि मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इज ऑल्सो नोन एज इमल्जन। यानी क्या है, मिल्क के साथ कोई और सोल्यूशन कोई और चीज़ आके मिल सकती है, सिर्फ वो चीज़ आके मिल सकती है जो क्या लिक्विड हो। फैट इज डिस्पर्स फेज वाइल वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि अगर मिल्क के साथ अगर हम फैट को मिलाएं तो वो क्या एक तरीके से मिल सकता है। जो फैट भी क्या एक तरीके से क्या है लिक्विड चीज़, यानी चर्बी टाइप जो होता है वो भी क्या एक तरीके से वही चीज़ होती है। ठीक है, अब क्या इसका पार्ट 2 का जो मैंने बोला गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली। गैसेज डिफ्यूज फास्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन गैसेज एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। यानी
आपको पता है गैसेस के को तो कोई उनका डेफिनेट शेप होता ही नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम उनकी क्या है, पार्टिकल्स के फ्रीली मूव कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, तो गैसेस क्या है डिफ्यूज़ करती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेक्शन भी खत्म होता है, तो हम क्या इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर क्या है, स्टेट बॉयज़ लॉ एंड ड्राइव इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉयज़ लॉ का इंट्रोडक्शन दिया, इसका मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यानी इसके अंदर क्या है अपना जो है यानी क्या है वो प्रेशर वॉल्यूम गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ वी या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p और वी इज इक्वल्स टू के पी, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसमें क्या है, प्रेशर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट वेयर के इज द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस गिवन, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। P1 यानी अगर हम इसको दो स्टेज में डिवाइड कर देंगे, इनिशियल और फाइनल, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगी P1 V1 इज इक्वल्स टू के और फाइनल क्या हो जाएगी P2 V2 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि P1 और V1 इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, P2 V2 के इनिशियल और सॉरी फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये क्या है, पहला वाले लॉन्ग का आंसर हो गया बॉयज़ लॉ का, उसका एक्सप्रेशन के साथ और उसकी डेरिवेशन के साथ। ठीक है, अब हम क्या है इसके सेकंड लॉन्ग पे चलते हैं। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नंबर पेयर क्लासीफाई इट इनटू 3 टाइप्स विद एग्जांपल। ठीक है, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी क्या है वो ऐसा ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके दरमियान क्या है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी क्या अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी शेयर हो रहा है। ठीक है, अब क्या इसकी टाइप देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप होती है, 3 टाइप होती हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बॉन्ड पेयर in is called single covalent bond. It is represented by a single line straight line the formation, यानी H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl और C सिंगल बॉन्ड H, यानी ये सारे क्या सिंगल बॉन्ड की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे, यानी इसके अंदर दो लाइन जिसको डिनोट किया है, बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड double covalent bond. It is represented by two short straight lines. The example of molecules having double bonds are O2 and ethene। यानी क्या है जिसके साथ डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है O2 एंड इथीन होता है C2H4। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, वो क्या होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जिसके अंदर 3 लाइन से जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सी एग्जाम्पल क्या होती है, तो नाइट्रोजन होती है और एक क्या होती है इथाइन होती है C2H2, यानी जिसके अंदर क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इससे क्या है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग पीरियड कौन सा होता है, द 6 पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या 32 एलिमेंट्स होता है, 14 एलिमेंट्स इन द बॉटम आर कॉल्ड लेक्टिनाइट्स एंड 6 पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स एट रेडॉन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन दिस पीरियड रेडॉन एंड सीजियम रेडॉन है रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स नोन एज लेक्टिनाइट सीरीज। This series is present in the periodic table because they are transition elements and often called rare earth metals. It starts from lithium and ends at lutetium. These elements, along with the chemically similar element scandium and yttrium, they are called F block elements. जो lactanides होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या F block elements भी कहा जाता है, rare earth metals भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम क्या क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल अरेंज इन डेफिनाइट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, उसके अंदर क्या है 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बाकी इसकी आपके डिस्क्रिप्शन पढ़ ली। एग्जाम्पल में बताया था, सोडियम क्लोराइड डायमंड और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फिर हम आते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में। एमॉर्फस सॉलिड्स का सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब इसके क्या डिफरेंसेस देख लेते हैं। उन्होंने कहा था 4 डिफरेंसेस लिखने के लिए। पहला क्या है एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, डोंट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दे हैव कैरेक्टराइज्ड ज्योमेट्रिकल शेप। नंबर 2 डिफरेंट क्या, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनी आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या है, इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती है, क्रिस्टलाइन की क्या सिर्फ एक ही फॉर्म होती है। डिफरेंस नंबर 3 का एमॉर्फस सॉलिड्स आर अनसिमेट्रिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड की शेप एक जैसी नहीं होती, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या शेप एक जैसी होती है। ठीक है, अब एमॉर्फस डिफरेंस नंबर 4 देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड डज नॉट ब्रेक एट फिक्स क्लेवेज में, यानी क्या है उनका जो प्लेन का जो वो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि किसी भी वक्त किसी भी प्लेन पे क्या ब्रेक हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलॉन्ग द पर्टिकुलर डायरेक्शन एट क्लेवेज में, यानी उनको जिस डायरेक्शन में रखा जाता है वो क्या उस डायरेक्शन में क्या है ब्रेक हो सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में होंगे, या तो वाई एक्सिस में होंगे, या तो जेड एक्सिस में होंगे। एमॉर्फस सॉलिड की तरह नहीं कि किसी भी एक्सिस में कभी भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज करोजन, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड फॉर प्रिवेंटिंग। करोजन क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड कैन फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड। यानी क्या है जो जंग जिसको बोलते हैं उसको हम करोजन कहते हैं। दीज मेटल ऑक्साइड लेयर्स आर पोरस एंड एक्सपोज मेटल फ्रॉम रिएक्शन विद अदर हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स कॉल करोजन ऑफ मेटल। यानी कि जब मेटल जब पुराना हो जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। एलॉय, एलॉइंग करना, फॉर्मेशन ऑफ एलॉइंग प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम करोजन बाय रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन की जाती है। मैं एग्जांपल, आयरन Fe कैन बी चेंज इनटू स्टेनलेस स्टील बाय मिक्सिंग विद क्रोमियम Cr एंड निकल Ni, दस आयरन Fe इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम क्लोजन यानी करोजन। यानी आयरन को अगर हम यूज़ करें तो हम क्या अपनी चीज़ों को करोट होने से बचा सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, मेटेलिक कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। All metals can be protected from corrosion by coating their surface with other metal like tin or zinc, Zn. The coating of metal at the surface of other metal by electrolyte process is electroplating। यानी कि अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करें तो वो प्रोसेस मेरे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। मेटल्स लाइक आयरन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेट विद क्रोमियम, निकल और सिल्वर। यानी क्या मेटल्स को आप किस से प्लेट कर सकते हैं, क्रोमियम, निकल और सिल्वर से। ठीक है, अब हम क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। वो क्या, प्रिवेंशन नंबर 3 का कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी कि अगर आप क्या कैथोड के साथ उसको यूज़ कर दें मेटल्स यानी ऑयल लिक्स वगैरह के लिए, तो वो भी क्या एक टाइप की प्रिवेंशन हो सकती है। ये मेटल्स क्या है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाकी सारे मेटल्स को करोजन से। ठीक है, प्रिवेंशन नंबर स्टेप 4 क्या है, कोटिंग विथ पेंट्स। अ मेटल इज कॉमनली कोटेड विथ पेंट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन। पेंट्स प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर हार्मफुल केमिकल एजेंट्स। यानी कि अगर आप पेंट करते तो वो क्या है उससे भी क्या है आपका मेटल करोजन से जंग से बच सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेबल डायग्राम एंड व्हाट जस्टिफिकेशन एंड कंक्लूजन और जे थॉमसन क्या दिए थे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या पता है, वो जे थॉमसन ने क्या है वो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या है हाई वोल्टेज पे वैक्यूम पंप के साथ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड एवोकेटेड 1 mm Hg प्रेशर। तो उन्होंने क्या कहा था, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको बस जस्टिफाई कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हाई वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम पासिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अ स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेटेड ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यानी क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई थी। इसका क्या मतलब है कि क्या ग्लो हुआ था और ये रेस क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव रेस कहलाती हैं, यानी कैथोड रेस कहलाती हैं। ठीक है, J.J. Thomson justified that the rays were deflected towards the positive plane in the electromagnetic field, which shows that the rays possesses negative charge. Due to this negative charge, they were named as electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, these electrons were obtained from the gas in discharge tube, which prove that electrons are constituents of matter. Constituents of all matter का मतलब है मैटर का ये पार्ट होते हैं। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। फिर क्या है, दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। या पॉइंट नंबर 4 क्या है, द रेज व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास मटीरियल को यानी कि ग्लो आता है इसके अंदर। फिर इसका ई चार्ज टू EM रेशियो क्या होता है, उसका 1.7588 रेज टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। और ये क्या है, दिस इज द सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस इन एनी चेंज एनी गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पोजेसिव काइनेटिक एनर्जी। नहीं क्या काइनेटिक प्रेशर ही प्रोड्यूस कर सकती हैं जब उनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी। कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि जो है यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का जो बहुत सारा पार्ट था वो एक तरीके से क्या है जो है एम्प्टी था। ठीक है, ये क्या है इसकी ये इसकी क्या डायग्राम है। तो आप क्या इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैथोड रेज हैं, यहाँ पे एनोड है, पॉजिटिव ग्लास के लिए यानी फ्लोरेंस है कोई प्रोड्यूस हो। ये जो पूरी ग्लास ट्यूब है, एयर यहाँ पे क्या है बहुत कम प्रेशर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इन्होंने बैटरी लगाई हुई क्या है 2 हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
इसका मॉडल पेपर का सोल्यूशन सेक्शन बी और सेक्शन सी ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब मैं जो है मैं इसके साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 केमिस्ट्री मॉडल पेपर के जो है न्यूमेरिकल्स और उसके जो बैलेंसिंग इक्वेशन थी इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको 3 केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको क्या है बैलेंस करना है। पहली क्या है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, ठीक है। इसके अंदर क्या हमें क्या इक्वेशन बैलेंस करनी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड पे 1 आयोडीन है, यहाँ पे 2 आयोडीन है। इसी तरह ना हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे यानी जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या 1 क्लोरीन है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या है KI से पहले 2 लगा देंगे और KCl से पहले 2 लगा दें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास है कैल्शियम एक, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे भी एक, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक कार्बन O3 यानी ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पे 1 और ये 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास 2 हैं और यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली किया HCl से पहले 2 लगा दूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। लास्ट इक्वेशन क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, यहाँ पे क्या है सोडियम 2 हैं, यहाँ पे भी मैंने क्या सिंपली 2 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन ये एक कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन कितना होंगे 2 3 6 3 + 1 4 4 + 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास क्या तीनों चीज़ें सोडियम कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो गए, ठीक है। तो अब क्या इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या जाहिर चार्ज लॉ अप्लाई हो रही है। V1 दिया हुआ है 600 ml, T1 दिया हुआ है कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम क्या केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वो कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। जब हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो क्या 273 ऐड करते हैं, तो 27 + 273 कितना होता है 300 केल्विन होता है। फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ था 77 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी क्या 273 ऐड कर देंगे, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा 350 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम निकालना है V2। तो चार्ज लॉ का क्या एक्सप्रेशन होता है, जब हमारे पास क्या है प्रेशर कांस्टेंट होता है V1/T1 = V2/T2, ठीक है। तब इसको क्या है V2 के लिए अरेंज कर लेंगे, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा V1T2/T1। तो यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिम्प्लीफिकेशन करें, तो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 700 ml आ गया, ठीक है। तो अब क्या इसके हम न्यूमेरिकल नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन मास कितना है 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालते हैं 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का, मतलब मेरे पास कितना आ गया 50 ग्राम आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स का मेरे पास सिंपल फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर यानी Na, ठीक है। सबसे पहले हम क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना 20, मोलर मास कितना था 50, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.4 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब हम क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको याद रखनी होगी 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो 0.4, अब मैं 0, अच्छा इसमें क्या मैं एक्सपेरिमेंट वाले को नहीं छेड़ा, एक्सपेरिमेंट वाला एज इट इज़ है, मैं सिर्फ क्या है जो मेरे पास जो नंबर है दूसरा वाले उसको मैं से मल्टीप्लाई करना 0.4 × 6.02, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2.408 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्लास 9 केमिस्ट्री है कि पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कि आपको और नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम उससे पूछ सकते हैं इस मॉडल पेपर के सोल्यूशन से रिलेटेड, और मैं जो इसका जो PDF भी जो है डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं इंशाल्लाह बाकी के भी फिज़िक्स मैथ इन सब के भी ये सोल्यूशन डाल दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।